Hello everyone, welcome back to the another lecture of chemistry, last lecture of this series. उसके बाद न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7. चैप्टर का नेम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. स्टार्ट करते हैं बेटा. तो जो चीज़ हम लोगों को आज डिस्कस करनी है दैट इज़ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. कि आखिर फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है. इट इज़ वन ऑफ द चैप्टर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एनडीए एग्जामिनेशन. तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बात की जाए बेटा अगर, तो सबसे पहले देखिए व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का मतलब क्या है बेटा. फिजिकल चेंज क्या होता है, अगर फिजिकल स्टेट में कोई चेंज आ रहा है, आउटर अपीयरेंस में कोई चेंज आ रहा है, चेंज इन आउटर अपीयरेंस जैसे कि शेप, साइज या फिर स्टेट बदल रही है, तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पर फिजिकल चेंज हो रहा है. लेकिन अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाए, अगर किस में चेंज आ जाए बेटा, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाए, देन इट विल बी नोन एज केमिकल चेंज. ठीक. अगली बात, फिजिकल चेंज तो बेटा हमारा टेम्परेरी होता है, जबकि केमिकल चेंज हमारा परमानेंट चेंज होता है. केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज बट फिजिकल चेंज इज़ अ टेम्परेरी चेंज. जैसे कि पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, आप उसको फ्रीज करके सॉलिड आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको हीट करके वेपर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एंड अगेन देन वेपर्स कैन बी कंडेंस्ड और वापस से आपको लिक्विड वाटर मिल सकता है. फिर आप उस लिक्विड वाटर को वापस से सॉलिड आइस में कन्वर्ट कर सकते हो. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर हम सॉलिड वाटर मतलब आइस को लिक्विड वाटर में और वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपर्स को अगेन लिक्विड वाटर में और सॉलिड आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट मीन्स फिजिकल चेंज कोई परमानेंट चेंज नहीं है, ये टेम्परेरी चेंज है. एज वेल एज फिजिकल चेंज को रिवर्स किया जा सकता है, बट जनरली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल. केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते. तो फिजिकल चेंज इट इज़ रिवर्सिबल एंड जनरली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल. ठीक है. उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पर आती है भैया कि फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता. ठीक है. किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है फिजिकल चेंज के दौरान, जबकि केमिकल चेंज के दौरान न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है. और केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन का मेन मोटिव ही यही है कि आप नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करें. फिजिकल चेंज में कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो इट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. उसके बाद देखा जाए अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो बेटा बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. बर्फ का पिघलना, पानी का इवेपोरेट होना, वेपर्स का कंडेंस होना, ठीक है, लिक्विड का वापस से सॉलिडिफाई होना, फ्रीज होना, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज. टीयरिंग ऑफ पेपर का फट जाना, ये भी हमारा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है. ठीक है. कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है. शुगर को पानी के अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हो, ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है. किसी पेड़ को काट रहे हो, कटिंग ऑफ ट्रीज, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. कटिंग ऑफ फ्रूट्स, इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. तो हम देख रहे हैं अगर मैं सेब को लेकर के आया, भाई सेब को बीच में से काटा, तो ऐसा थोड़ी है कि वो केला बन जाएगा. ये समझ आ रही है बात अच्छे से, मतलब कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होने वाला. जबकि केमिकल चेंज में कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, दही का निकलना दूध में से, इट इज़ अ केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ पेपर, किसी पेपर को आप जला रहे हो तो वहाँ तो कंपोजिशन ही बदल गया. ठीक है. पेपर को आपने जलाया तो वो अलग अलग गैसेस वगैरह रिलीज करता है. ठीक है. सॉलिड पेपर आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जल जाना. ठीक. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाना, ये भी केमिकल चेंज है, केमिकल प्रोसेस है ये रस्टिंग ऑफ आयरन. आप क्लास 12th के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ते होंगे. रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स,
डाइजेशन ऑफ फूड, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड जा कर के डाइजेस्ट हो रहा है बेटा, वो भी एक केमिकल चेंज है। इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब सबसे पहली चीज आती है भैया, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। क्या आखिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। ठीक, चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए भाई, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, अगर सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई केमिकल चेंज करवा रहा हूँ, मैं क्या करवा रहा हूँ बेटा, कोई भी केमिकल चेंज करवा रहा हूँ, तो वो केमिकल चेंज किन सब्सटेंसेस के बीच में हो रहा है और उस केमिकल चेंज की वजह से किस नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको अगर मैं एक इक्वेशन में लिखना चाहूँ, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, अगर सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन और वाटर को आपस में मिला करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला करके हम वाटर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला करके वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो किसके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। व्हाट इज द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज? तो आप बोलेंगे सर पानी बन रहा है, तो इसी को ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। मीन्स केमिकल रिएक्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लग जाना, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। ठीक, और किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, ये केवल और केवल एक प्रोसेस है जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, पुराने बंधन टूटते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी फॉर्म, जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर बात अच्छे से? आगे देखिएगा, तो केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गई। अब आखिर ये बताइए कि हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हमें पता कैसे चलेगा कि वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। तो कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देख कर के आप पता लगा सकते हो कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, अगर कलर में चेंज आता है तो समझ जाओ कि केमिकल रिएक्शन कुछ ना कुछ हुई है। अगर स्मेल में चेंज आता है तो भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर टेम्परेचर में चेंज आता है, टेम्परेचर या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, तो समझ जाओ कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर फिजिकल स्टेट बदल रही है, फिजिकल स्टेट बदल रही है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस होता है बेटा, ऑक्सीजन भी गैस होता है, हाइड्रोजन भी गैसियस है, ऑक्सीजन भी गैसियस है, बट दोनों की रिएक्शन से जो वाटर बनता है प्यारे बच्चों, वो तो लिक्विड होता है, वाटर तो लिक्विड होता है। तो देखिएगा फिजिकल स्टेट तो पूरी तरीके से बदल गई, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, बट जो बन रहा है H2O वो लिक्विड बन रहा है। इट मीन्स देयर इज चेंज इन स्टेट, और अगर स्टेट के अंदर कोई चेंज आता है तो समझ जाइए कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को अच्छे से। अगली चीज, अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, रिलीज और इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर किसी गैस का, किसी प्रोसेस के दौरान अगर किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, कोई गैस रिलीज हो रही है, तो इट मीन्स देयर इज अ केमिकल चेंज। किसी प्रेसिपिटेट का बनना, किसी प्रेसिपिटेट का
बनना ये भी एक विशेषता है, एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी केमिकल रिएक्शन की। तो देखिए कितने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करे। कितने पॉइंट्स हो गए बेटा? 1 2 1 2 2 के बाद देखिए बेटा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, टोटल 6 पॉइंट्स जो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करे ये पता लगाने के लिए कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बेटा केमिकल इक्वेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? तो देखो जरा, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा के मैं वाटर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ भाई? वाटर बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये तो बता दिया किन किन के बीच में रिएक्शन हो रही है और क्या सब्सटेंस बन रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। तो अगर मैं इसको वर्डिंग्स में लिख रहा हूँ तो इसको बोला जाता है बेटा क्या? केमिकल रिएक्शन। क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। लेकिन आप खुद सोचिए, ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखें HYDROGEN प्लस OXYGEN gives you WATER। बताइए क्या हर समय ऐसा पॉसिबल है कि हम बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखें? तो आप कहोगे नहीं सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारी लाइफ तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो आपकी उसी लाइफ को आसान करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस लेकर के आए हैं। केमिकल इक्वेशंस में वो क्या कहता है कि बार बार इतना बड़ा बड़ा HYDROGEN लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके लिए कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए हमने लिख दिया H2, ऑक्सीजन के लिए हमने लिख दिया O2 और वाटर के लिए हमने लिख दिया H2O। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? ये किसी केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब कहने का? सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय केमिकल इक्वेशन, बाय यूजिंग केमिकल फार्मूलाज, बाय यूजिंग केमिकल फार्मूलाज for reactants as well as products, by using chemical formulas for reactants as well as products, by using chemical formulas for reactants as well as product। अब reactant क्या होते हैं सर? वो सब्सटेंस जिनके बीच केमिकल रिएक्शन हो रही है, the substance which are undergoing chemical change are known as reactant। और रूल है कि हमेशा एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट लिखा जाएगा और एरो के राइट हैंड साइड में बेटा हमेशा प्रोडक्ट लिखा जाएगा। तो ये जो A प्लस B लिखा बेटा मैंने, ये क्या है? दीज आर माई रिएक्टेंट्स, दीज आर माई रिएक्टेंट्स। शॉर्टकट में मैं इनको RNTS लिखता हूँ और जो एरो के राइट साइड में लिखे हैं बेटा इनको बोला जाता है प्रोडक्ट्स। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है प्रोडक्ट्स। शॉर्टकट में हम इनको PDTS लिखते हैं। तो सर जी ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो गया हमारा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट क्या होता है? सब्सटेंस विच आर अंडरगोइंग केमिकल चेंज। प्रोडक्ट क्या होता है? सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड। क्लियर बात अच्छे से? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आती है भैया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? ठीक है, आपने एक लॉ पढ़ा होगा, एक लॉ का नाम सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
सिमिलरली जब हमने केमिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करी थी, इस चैप्टर की सीरीज स्टार्ट करी थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था एटम कैन ऑल्सो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को भी आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, और अगर एटम को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा है बेटा, तो केमिकल रिएक्शन लिखते समय, केमिकल इक्वेशन लिखते समय एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है, एरो के राइट हैंड साइड में जो लिखा है, मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स के अंदर जितने एटम आ रहे हैं, प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट के। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम आपका वेरीफाई हो सके, आपका करेक्ट हो सके। सिमिलरली ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपका करेक्ट साबित हो सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका सही साबित हो सके, तो इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। लेफ्ट साइड में एज वेल एज राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए बेटा? बराबर होने चाहिए। इसी वजह से देखिएगा, अगर सपोज करो मैं लिख रहा हूँ H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू H2O लिक्विड, तो सबसे पहले तो एक चीज़ मुझे देख करके बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में अगर हम बात करें बेटा, किसके बारे में बात करें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसके बारे में बात करें बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए आ जाइए ज़रा, हाइड्रोजन का मास निकालते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, हाइड्रोजन का मास आ गया 2 ग्राम। ऑक्सीजन का मास नंबर आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, तो इसीलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, ये कितना आ चुका प्यारे बच्चों? 32 ग्राम। ठीक, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट? तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया भैया जी 32 + 2 = 34 ग्राम। अब उधर आ जाओ प्रोडक्ट में, H2 मतलब हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन है कितने? 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16, ये तो आ गया 18। बताओ जरा देख करके, क्या यहाँ पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर नहीं हो रहा है। और उसी को बराबर करने के लिए अब हम बोलेंगे कि भैया लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड में देखो। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं, लेकिन लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 है, राइट में तो ऑक्सीजन 1 ही है। अब ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या किया जाए भैया? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी, हाइड्रोजन फिर से गड़बड़ा गया। हाइड्रोजन कितने हो गए सर? हाइड्रोजन हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4। अब हाइड्रोजन 4 हो गए, तो एक काम करो यहाँ पर भी 2 लगाओ। देखो लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, अब चेक करो ज़रा, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। ठीक है, चलिए सर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा 4 ग्राम। ऑक्सीजन से पहले तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ऑक्सीजन तो 32 ही है। ठीक है, तो 32 + 4 कितना आ जाएगा भाई? 32 + 4 = 36 ग्राम। और उधर देखो H2O से पहले 2 लग गया। ठीक है, तो एक क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भैया जी? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 18 2 ज़ा कितना आ जाएगा? 36 ग्राम। तो आप देखिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर आ चुका है। इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, या फिर एक सवाल एनडीए में वो आपसे क्या पूछता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किन तरह की केमिकल इक्वेशंस पर एप्लीकेबल है? तो आपका जवाब होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट इज एप्लीकेबल फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, क्या यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस्ड है? आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। आयरन कितने हैं? 3, तो यहाँ पर भी क्या कीजिए भैया? यहाँ पर भी कितने क्या लगा दीजिए?
यहाँ पर भी 3 लगा दीजिए, यहाँ पर भी क्या लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए। चलो यहाँ पर भी क्या लगा दो भाई, 3 लगा दो बैलेंस करने के लिए। तो ये सर हमने बैलेंस कर दी। ठीक, आयरन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 4 हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 लगा दो। जैसे यहाँ 4 लगाया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8, यहाँ 2 ऑलरेडी आ रहा है तो यहाँ पर 4 लगा दो। अब चेक कर लो क्या इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। हाँ सर बिल्कुल, इक्वेशन हमारी पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखना चाह रहे हो। आयरन का मास नंबर 56 होता है बेटा, कितना होता है 56 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना आएगा 3 6 18 कैरी ओवर 1, 3 5 15 और 1 16। ठीक है, वाटर का एक पानी का कितना 18, पानी है कितने 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 18, 4 8 32, 3 कैरी ओवर, 4 1 4 4 और 3 7। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, 8 और 2 10 कैरी ओवर 1। ठीक है, 6 7, ठीक है, और एक कैरी ओवर वाला 4। ठीक है, कैरी ओवर 1, 240 आ गया भाई, कितना आ गया 240। ठीक है, इधर आ जाओ, आयरन कितने है भाई 3, तो 3 आयरन का कितना हो जाएगा, 3 आयरन का कितना हो जाएगा 168। सिंपली यहाँ किया हुआ है 53, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। 4 ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 4 जा 64। ठीक है, ऐड करो ज़रा, 8 और 4 12 कैरी ओवर 1, 6 6 12 और 1 13, 1 और 1 2, 232। और 4 हाइड्रोजन का कितना 8, देख लो भाई कितना आ गया 232 और 8 240। तो देखिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में क्या हो चुका है बेटा, बराबर हो चुका है। इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो आई होप ये तो बच्चों वाली बात है, आती होंगी आप लोगों को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी। सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C3H8O को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है। ठीक है, तो C3H6O ये कोई हाइड्रोकार्बन है बेटा, हमारा क्या है हाइड्रोकार्बन। तो किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एज वेल एज वाटर बनता है। अब बैलेंस कैसे करें भाई, बैलेंस करना देखो ज़रा सीखो। कार्बन कितने हैं 3, तो जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ रहा है तो 8 का आधा पानी बना दो, जितने हाइड्रोजन है उसका आधा पानी बना दो। ठीक है, ऑक्सीजन काउंट करो, 3 2 6, 6 और 4 10, 10 में से एक ऑक्सीजन यहाँ ऑलरेडी आ चुका, बचा कितना 9, तो यहाँ पे लगा दो 9/2। अब चेक करो ज़रा क्या पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 2 × 2 9, 9 और 1 10, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 6, 6 और 4 10। तो इस तरीके से आप अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नीचे दिए गए ये क्वेश्चंस, दीज आर होमवर्क फॉर योर प्रैक्टिस। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, हम इन क्वेश्चंस को करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। ठीक है, इन क्वेश्चंस को, इन इक्वेशंस को आप लोगों को बैलेंस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला आता है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं बेटा। तो केमिकल रिएक्शन प्यारे बच्चों हमारी अलग अलग तरीके की होती है। केमिकल रिएक्शन हमारी अलग अलग तरह की होती है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहला टाइप आता है बेटा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिले और आपस में मिल करके किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें तो उसको कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा, जस्ट रिवर्स होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब किसी एक सिंगल सब्सटेंस को तोड़ करके, डिकम्पोज कर करके आप 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में उसको चेंज कर दें, ब्रेक डाउन कर दें, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब रिएक्शंस अभी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और लास्ट आता है प्यारे बच्चों हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए 1 बाय 1 करके इन सभी रिएक्शंस को देखते हैं। तो देखिएगा
सबसे पहली रिएक्शन आती है बेटा हमारे पास, सबसे पहली रिएक्शन कौन सी आती है बेटा हमारे पास, सबसे पहली रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वो आपसे क्या कह रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कि A प्लस बी आपको क्या दे रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट C दे रहा है। जब दो सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट आपको दें तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट आपको देगा और कभी कभी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। और क्या हो अगर मैं इसी का जस्ट रिवर्स कर दूं? क्या हो अगर मैं इसका जस्ट रिवर्स कर दूं? मतलब सिंगल रिएक्टेंट को अगर मैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दूं तो उसको बोला जाएगा बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला जाएगा उसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है भैया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? जब C को आपने A और B में बदल दिया तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाएगा। मीन्स इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं गर्म करता हूँ तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। FeOH होल थराइस फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है तो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भैया जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। अब डिकम्पोजिशन आप किस तरीके से करवा रहे हो? आप हीट दे करके करवा रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट दे करके करवा रहे हो, या फिर सनलाइट दे करके करवा रहे हो, उसके बेसिस पर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग तरह का हो सकता है। उसके बेसिस पर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहला फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फोटो? फोटो का मतलब वो नहीं जो आप कैमरे में अपना फोटो खींच रहे हो। फोटो का मतलब यहाँ पर होता है सर सनलाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। ठीक है, और आगे लिखा है लिटिक। लिटिक का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन। ठीक है, ब्रेकेज। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड मेनली कौन सी लाइट भैया जी? मेनली आपका सनलाइट। ठीक है, अगला आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है लास्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन फ्रॉम हीट विद द हेल्प ऑफ हीट। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की अगर बात करें तो भैया पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर। तो पानी का अगर आप डिकम्पोजिशन करवा रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोगों को मिल जाएगा। AgCl सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट डाली तो वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड पर सनलाइट डाली या उसको गर्म करा तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया। और यही आपका फोटोग्राफिक रील्स के अंदर यूज़ होता है। जो पुराने ज़माने के कैमरा हुआ करते थे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो हुआ करती थी, उसमें जो कैमरे के अंदर रील डाली जाती थी वो बेटा सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड की बनी हुई होती थी। और उसको हम रोशनी से बचाने की कोशिश किया करते थे, बिकॉज अगर रोशनी उसके ऊपर पड़ गई तो सिल्वर ब्रोमाइड Ag और Br में टूट जाएगा, सिल्वर क्लोराइड Ag और Cl में टूट जाएगा। तो इट इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये सवाल भी NDA में पूछा जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात सर, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या आता है बेटा हमारा, नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भैया जी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर ले। अगर मैं किसी ए की रिएक्शन BC के साथ करवा रहा हूँ और मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि A इज मोर रिएक्टिव देन B, तो अगर A B से ज़्यादा रिएक्टिव है तो A B को डिस्प्लेस कर लेगा, B को लात मार के बाहर निकाल देगा और B की जगह जा कर के A बैठ जाएगा। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेता है, और यही लॉ ऑफ नेचर भी है। हमेशा ताकतवर इंसान की दादागिरी चलती है कमज़ोर इंसान के ऊपर। मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सर जी हमें पता कैसे चलेगा कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है? तो उसी के लिए आती है बेटा हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है? रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज है एलिमेंट्स की जिसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी। जिसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी। मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट सबसे ऊपर, लेस रिएक्टिव एलिमेंट सबसे नीचे। इट मीन्स ऊपर से नीचे आते हुए क्या होगा? ऊपर से नीचे आते हुए एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। ऊपर से नीचे आते हुए एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब रिएक्टिविटी सीरीज में कौन आएगा? तो वो देखिए बेटा, सबसे पहले ऊपर आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है भाई? सबसे पहले तो बताओ इनको कैसे याद रखा जाए भाई? इनको याद रखने का एक बहुत प्यारा सा गाना, केदारनाथ का मालिक, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है। केदारनाथ का मालिक आलू ज़रा फीके पकाता है। अब हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम याद रखने में थोड़ी बहुत हमें कन्फ्यूज़न होती है, थोड़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए भी मैंने एक शॉर्टकट तरीका निकाला। क्या शॉर्टकट तरीका बेटा? मैं कहता हूँ हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं बेटा वो चापा कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं। कौन सी कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं? वो चापा कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं। कौन सी कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं बेटा? चापा कैटेगरी के। ठीक है, CHAPA। These elements are of चापा कैटेगरी। क्या मतलब है सर चापा का? तो चापा का मतलब है प्यारे बच्चों कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे आते हुए एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ऊपर वाला एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और नीचे वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है और इसी को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। इसी को ही क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई हमारी। अब बताओ जरा इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर, इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर सबसे पहली इक्वेशन जो हमने यहाँ पर लिखी है, सबसे पहली इक्वेशन जो हमने यहाँ पर लिखी है आपकी नज़रों के सामने, तो बताइए ये केमिकल रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा? K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज बता दो, दोबारा बना देता हूँ। केदारनाथ का मालिक आलू ज़रा फीके पकाता है। चेक करो क्या कैल्शियम आयरन से पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है? आप कहोगे नहीं सर सबसे ऊपर तो पोटेशियम ही आ रहा है, सबसे ऊपर तो पोटेशियम ही आ रहा है, कैल्शियम तो थर्ड नंबर पे आ रहा है।
इट मीन्स कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, तो कैल्शियम पोटेशियम को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन होने वाली नहीं है। अगला, क्या जिंक आयरन से मोर रिएक्टिव है? क्या जिंक आयरन से मोर रिएक्टिव है? देखो देखो कहाँ आ रहा है जिंक, ये आ रहा है सर जिंक। जिंक ऊपर आया, आयरन नीचे आया। इट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर लेगा और क्या बना लेगा? जिंक ऑक्साइड बना लेगा और आयरन आपका अलग हो जाएगा। बाकी बैलेंस करने की जिम्मेदारी आपकी। एल्यूमिनियम देखो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे आता है कहीं पर, तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर लेगा कॉपर को और एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा Al2SO4 होल थ्राइस, और कॉपर आपका बाहर सॉलिड फेज में निकल जाएगा। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? ऊपर जिंक ऑक्साइड भी एक्वस बन जाएगा और एल्यूमिनियम सल्फेट भी एक्वस बन जाएगा। सो दिस इज द यूज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा वो हमें पता चल जाएगा। अगला आता है बेटा हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 बारी डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कितनी बार डिस्प्लेसमेंट होगा भैया? 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो जरा, Na2SO4 एक्वस की रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड के साथ करवा रहा हूँ, तो अब बताओ जरा Na2SO4 टूटने के बाद क्या देगा? Na2SO4 टूटने के बाद क्या देगा? अब आप बोलोगे सर ये टूटने के बाद Na के नीचे 2 लगा है, इसीलिए मुझे 2 Na+ मिलेंगे और एक क्या मिलेगा? सल्फेट मिलेगा। बेरियम क्लोराइड देखो, बेरियम क्लोराइड में एक तो आपको मिलने वाला है Ba2+ और Cl के नीचे 2 लगा है, तो इसीलिए आपको 2 Cl- मिलेंगे। इसीलिए आपको क्या मिलेंगे? 2 Cl- मिलेंगे। अब देखो ये हमारी एक आयोनिक रिएक्शन है एंड आयोनिक रिएक्शंस आर सिंपली आयन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पर केवल और केवल आयन का एक्सचेंज होगा, तो 2 Na+, 2 Cl- के साथ मिलकर के 2 NaCl बना लेंगे। एक Ba2+, एक सल्फेट के साथ मिलकर के बेरियम सल्फेट BaSO4 बना लेगा। और बेरियम सल्फेट बेटा वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, तो इसीलिए इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो आप बोलोगे कि सर सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस करा, ठीक है, सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस करा और बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस करा। क्या मतलब है कहने का? सर सोडियम जाके बेरियम की जगह बैठ गया और बेरियम आकर के सोडियम की जगह बैठ गया, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में तो क्या हो रहा था कि भैया मैं तेरी जगह जाकर के बैठ रहा हूँ, लेकिन तू मेरी जगह जाके मत बैठ जाना, तू तो सीधा बाहर निकल यहाँ से। लेकिन ये दोनों क्या कह रहे हैं आपस में? चल मैं तेरी जगह आ जाता हूँ, तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ, तू मेरी जगह आ जा, ठीक है। सोडियम गया बेरियम के पास, इसने बोला बेरियम को क्लोरीन का साथ छोड़ दे, तू सल्फेट के साथ चला जा जिसका साथ में छोड़ करके आया हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी देख लो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा एज एन एंड प्रोडक्ट। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन NaCl के साथ करवा रहा हूँ, ये टूटने के बाद Ag+ देगा और NO3- देगा। NaCl टूटने के बाद Na+ और Cl- देगा। और आयोनिक रिएक्शंस आर सिंपली आयन एक्सचेंज रिएक्शन। Na+ Cl- के साथ मिलके Ag+ Cl- के साथ मिलकर के AgCl बना लेगा। Na+ NO3- के साथ मिलकर के NaNO3 बना लेगा। सोडियम नाइट्रेट इसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। एक होता है हमारे पास NO3- और एक होता है हमारे पास NO2-। NO3- को बोला जाता है बेटा नाइट्रेट। क्या बोला जाता है? नाइट्रेट। और NO2- को बोला जाता है प्यारे बच्चों नाइट्राइट। ठीक, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन की एक खासियत, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक विशेषता कि
टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा। किसके अंदर चेंज आएगा? टेम्परेचर के अंदर। या तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो इसी बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस दो तरीके की होती है। एक वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है, और दूसरी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है भैया? ये वो रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक क्या होता है बेटा? ये वो रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सोथर्मिक के लिए जो हमें याद रखना है, और अक्सर बच्चे इस चीज़ को याद नहीं रख पाते, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, और एंडो के लिए डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। अब मुझे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ करता था ये याद रखने के लिए कि एक्सो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए मैंने क्या शॉर्टकट तरीका निकाला, मैंने एक्सो का डेल्टा एच याद रखा। बस किसका डेल्टा एच याद रखा? एक्सो का। और एक्सो का डेल्टा एच क्या होता है भैया? एक्सो का डेल्टा एच नेगेटिव होता है। वो कैसे याद रखा? मैंने एक्सो के एक्स को पकड़ लिया। एक्सो के किसको पकड़ लिया? एक्सो के एक्स को पकड़ लिया, और मैंने बोला एक्स उसी की होती है जिसकी नेगेटिव थिंकिंग होती है। एक्स उसी की होती है जिसकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, क्योंकि अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग ना होती तो वो आपकी एक्स ना होती, वो आज आपकी वाइफ होती। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से। एक्स उसकी होती है जिसकी नेगेटिव थिंकिंग होती है। अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग ना होती तो आपकी एक्स ना होती, आपकी एक्स आपकी लाइफ पार्टनर होती। ठीक है, तो मैंने यहाँ से याद रखा एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो अगला मेरे अपने आप याद हो गया कि एंडो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ठीक सर, बहुत अच्छी बात, मज़ा आ गया। चलो आगे देखते हैं एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जाम्पल और एंडोथर्मिक के कुछ एग्जाम्पल। मतलब जहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो, कंबशन रिएक्शन, जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों, वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती है। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, किसी एसिड का आप डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में बदल रहे हो। एसिड के अंदर पानी डाल रहे हो या पानी के अंदर एसिड डाल रहे हो? क्या चीज़ करेक्ट है? पानी के अंदर एसिड को डालेंगे या एसिड के अंदर पानी को डालेंगे? तो जवाब है सर, पानी के अंदर एसिड को डाला जाएगा, ना कि एसिड के अंदर पानी को, बिकॉज डाइल्यूशन ऑफ एसिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। क्यों? जब एसिड को पानी के अंदर डाला जाएगा तो जो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, अगर आपने पानी को एसिड के अंदर डाल दिया, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ वहाँ पर। क्लियर हो रही है बात? तो ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नेवर ऐड वाटर टू एसिड, नेवर ऐड वाटर टू एसिड। और इसको भी याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका मेरे पास। वो क्या तरीका बेटा याद रखने का? वो तरीका सुनिएगा। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वाटर टू एसिड, what an accident, water to acid, what an accident। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है भाई? एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, उसी को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होती है, और जो खाना हम लोग खाते हैं वो जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी में। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब कंडेंसेशन, अगर आप वेपर्स को
अगर आप वेपर्स को H2O लिक्विड में बदलना चाह रहे हो तो बताओ, गैशियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में बदलना चाह रहे हो तो भाई ठंडा करना पड़ेगा। गर्म करना पड़ेगा या ठंडा? ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने का मतलब क्या है? ठंडा करने का मतलब ये थोड़ी कि मैं उसको ठंडा ही दे रहा हूँ। नहीं, ठंडा करने का मतलब उसके अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पड़ी है उसको पकड़ के बाहर निकालना, और वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बाहर निकल रही है तो इट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, एंडोथर्मिक में आ जाओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हीट एनर्जी दे करके होती है, तो मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस आर आल्सो एंडोथर्मिक इन नेचर। तो आई होप मेरी ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय।